नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज के इस लेक्चर में, आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज की इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, क्या पढ़ना है। जैसा कि थंबनेल पे आप लोग देख पा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे कि आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है अपना वही चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, यानी इससे पहले जो है इस चैप्टर के 6 क्लासें ऑलरेडी जो हैं इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखें। अदरवाइज जो नए बच्चे जो हैं चैनल पर विजिट किए हैं, तो उनसे हमारा यही कहना है कि अगर उनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री से डर लगता है, तो एक बार आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। प्लेलिस्ट में एक चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं, उन सभी को आप पूरा करें। ठीक है, और उसके बाद देखें कि आपकी क्या पोजीशन बनती है, केमिस्ट्री आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को जीरो लेवल से उठाया जाता है और जीरो लेवल से चीज़ों को उठाकर एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, मतलब कितना ही उसका जो है बेस कमज़ोर क्यों ना हो, हर एक तरीके से बच्चा जो है यहाँ पर समझ सकता है, क्योंकि समझाने का तरीका इस तरीके से हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं फिर आज की इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। देखो, आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो कुछ भी बनता है, सब कुछ, मतलब कम से कम शब्दों में कहें तो हम कहेंगे सब कुछ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के संबंध में जो कुछ भी बनता है बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सिलेबस में जो भी हमें पढ़ना है वो सब आज के इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। सुन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हम डिस्कस करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का निगमन। ठीक है, इसका जो वेग समीकरण है, इसका जो डेरिवेशन है वो हम करेंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में या तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलन समीकरण पूछा जाता है या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पूछा जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण हमने लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट करा दिया है। आज हम कंप्लीट कराएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर आज थोड़ा समय बचता है तो इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसके अलावा टाइप 5, यानी कि टोटल 5 टाइप के 5 प्रकार के आंकिक प्रश्न प्रथम कोटि की अभिक्रिया से बनते हैं। बोर्ड पेपर आप उठा के देखिए, बोर्ड परीक्षा का, चाहे यूपी बोर्ड का हो या एमपी बोर्ड का हो। ठीक है, बच्चे खराब हो जाएगा, तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पर बोर्ड परीक्षा का पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, तो उसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से जो आए हैं वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ही पूछे गए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1 से लगा के टाइप 5 तक। ठीक है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे आज, नहीं तो कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, एक बेहतरीन क्लास रखेंगे। ठीक है, चलें अच्छा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास को। देखें, तो जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें सर्वप्रथम प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम किसे कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। देखो, किसे कहते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुने, केयरफुली सुने। हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात यानी कि फर्स्ट पावर के समानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से इसकी परिभाषा है। ठीक है, एक परिभाषा इसकी सामान्य शब्दों में और है, जिसे हर एक बच्चा आसानी से समझ सकता है और इसका एक जो है अर्थ निकाल सकता है, एक सामान्य जो है समझ को डेवलप कर सकता है। इसे हम ऐसे भी परिभाषित कर देते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि
केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे हम प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये रिएक्शन लिख रखी है कि R जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इस अपक्रिया के लिए अगर हम वेग समीकरण लिखेंगे तो लिखेंगे R बराबर K, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 1, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 1। तो ये इस अपक्रिया के लिए समाकलन वेग व्यंजक हो गया, वेग नियम हो गया, ठीक है। अच्छा, इस बात को 1 चाहे हम लगाएं चाहे ना लगाएं एक ही बात है, तो इस बात को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक है। तो चाहे आप इस बात को ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अगर 1 नहीं लगाया है तो इसका अर्थ यही है कि इसमें ऑलरेडी पहले से 1 लगा है, इसको मान के चल रहे हैं। चलें, अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज हमने इसकी परिभाषा बता दी, देखो यही तो है कि वह रासायनिक क्रिया जिसका वेग अभिकारक की प्रथम घात, मतलब अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पावर के समानुपाती होता है या बराबर होता है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। चलें, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो इसको आपको अपनी जो है फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। चलें, अच्छा, अब देखते हैं इस प्रथम कोटि की अपक्रिया के कुछ प्रमुख उदाहरण। जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक जो अपक्रिया होती है वो किसी न किसी या तो प्रथम कोटि की होगी या शून्य कोटि की या द्वितीय कोटि की या तृतीय कोटि की अपक्रिया होगी। हालांकि तृतीय कोटि की अपक्रिया हमारे सिलेबस में इतनी नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे शून्य कोटि की अपक्रियाओं से और प्रथम कोटि की अपक्रियाओं से बनते हैं। तो कोई भी, जैसे हमारे सामने ये अपक्रिया दे रखी है, सपोज करें, तो इस अपक्रिया तो हमें ये पता करना है कि ये अपक्रिया किस कोटि की है, तो उसके लिए हमें उस अपक्रिया के साथ एक्सपेरिमेंट करने होंगे लैब में जाकर, केमिस्ट्री लैब में जाकर, तब हम ये पता कर पाएंगे कि वो अपक्रिया प्रथम कोटि की है, शून्य कोटि की है या द्वितीय कोटि की है। अपक्रिया को देखकर, संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये अपक्रिया की कोटि क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 उदाहरण बताए दे रहे हैं। हर एक बच्चा जो भी वीडियो को देख रहा है उसे आप जो है तीनों याद कर लें, समझ लें, सरल उदाहरण है, सिंपल उदाहरण है। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो यही उदाहरण लिखें, अपने आप से मनमाने उदाहरण ना लिखें, ठीक है, क्योंकि मनमाने उदाहरण लिखेंगे तो पता नहीं वो अपक्रिया शून्य कोटि की या प्रथम कोटि की है भी या नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, देखते हैं। तो देखो भाई, कुछ प्रमुख उदाहरण। सबसे पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी रेडियो एक्टिव क्षय, यानी कि रेडियो एक्टिव डिकेस। जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का डिग्रेडेशन होता रहता है, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनका लगातार डिग्रेडेशन होकर जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा किरणें जो हैं उत्सर्जित होती रहती हैं, तो वो सभी जो रिएक्शंस हैं वो ऑल रिएक्शंस कैसी हैं, प्रथम कोटि की अपक्रियाएं होती हैं। एक लाइन में हम कह दें, ठीक है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव मतलब एलिमेंट्स हैं, अगर उनके द्वारा कोई रासायनिक अपक्रिया जो है परफॉर्म की जा रही है तो वो रासायनिक अपक्रिया प्रथम कोटि की ही होगी, नो डाउट, आंख बंद करके आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है रेडियम का क्षय। रेडियम का क्षय, रेडियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका लगातार ऑटोमेटिक डिग्रेडेशन होता रहता है। तो ये रेडियम है, इसका परमाणु क्रमांक है 86 और ये इसका जो है परमाणु भार है 226, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन होगा तो ये इसमें टूटेगा, ठीक है, रेडियम में, और इससे क्या निकलेगा, हीलियम के जो है निकल जाएंगे, हीलियम के जो मतलब नाभिक हैं, हीलियम का परमाणु है उसमें जो है टूट कर अलग होते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्रिया इसका उदाहरण हो गई, ठीक। दूसरा उदाहरण देखते हैं एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। एथीन मतलब हो गया एथिलीन, एथीन को हम एथिलीन भी कह सकते हैं। तो हमारे सामने ये एथिलीन है, इसको हम एथिलीन या एथीन भी कह सकते हैं। एथीन इसका आयुपेशी नेम है और एथिलीन इसका सामान्य नेम है, एथिलीन, ठीक। इसका होता है हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया होती है तो ये चेंज हो जाता है एथेन में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हमारा जो है मेथ एथेन में चेंज हो जाता है, ठीक।
तो ये अक्रिया भी एक प्रथम कोटि की अक्रिया है। इस अक्रिया के लिए अगर हम वेग व्यंजक लिखें तो लिखेंगे R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ C2H4 एथिलीन, ठीक है, की पावर 1। घात लगाएं या ना लगाएं। और कोटि अगर लिखना चाहें तो कोटि तो जानते ही हैं प्रथम कोटि की अक्रिया है, ठीक है। दूसरा देखें नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का अपघटन। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का अपघटन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको हम हटा देते हैं और फिर हम लिख दें नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का अपघटन, ठीक। तो एक उदाहरण ये हो गया एथिलीन वाला हमारे सामने जो है, एथिलीन वाला हमारे सामने उदाहरण हो गया है। अगला उदाहरण हम देखते हैं नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड को देखते हैं, क्या बात है, चाहिए देखें नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5, इसका जो है डिग्रेडेशन होता है। तो जब इसका डिग्रेडेशन होता है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसके 2 अणु लगते हैं और यहाँ पर इसके 4 अणु जो है निकल के जाते हैं, ठीक है। ये जो अक्रिया है ये भी प्रथम कोटि की अक्रिया है। इसके लिए अगर हम वेग व्यंजक लिखेंगे तो लिखेंगे R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की घात 1, ठीक है। और अक्रिया की कोटि है 1, यानी कि प्रथम कोटि की अक्रिया है, ठीक है। चलिए आप इसको भी लिख लें। तो ये क्या हो गए, हमारे उदाहरण हो गए प्रथम कोटि की अक्रिया के लिए। 3 उदाहरण हमने बता दिए हैं, प्रत्येक बच्चे को ये 3 उदाहरण पता होने चाहिए। आप अपनी तरफ से मन चाहे कोई उदाहरण नहीं लिख सकते हैं, पहली बात तो ये है, आप इन्हीं 3 उदाहरणों में से लिख सकते हैं। चलिए अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की क्लास का जो बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर अब हम रीड आउट करते हैं। देखो, प्रथम कोटि की अक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का निगमन, यानी कि अब हम प्रथम कोटि की अक्रिया के लिए एक समाकलित वेग समीकरण का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखे दे रहे हैं, ठीक है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी है शून्य कोटि की अक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का निगमन, तो उनके लिए ये आज का ये जो डेरिवेशन है बहुत सरल हो जाएगा, एकदम हलवा टाइप का हो जाएगा। उसी में थोड़े बहुत हमें करेक्शन करने हैं, बस करेक्शन करके हमारा इसका भी समाकलन हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो अक्रिया हम माने ले रहे हैं कि एक अक्रिया है जिसमें ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक। तो इस अक्रिया के लिए हमें बच्चों देखो लिखना है, इस अक्रिया को पहले हम 2 भागों में डिवाइड कर लें, 2 पोर्शन बना लें अपने लिए, ठीक। इस अक्रिया के लिए अगर हम लिखें ताक्षणिक वेग व्यंजक, ताक्षणिक वेग व्यंजक, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो इसके लिए लिखेंगे R बराबर -d कंसंट्रेशन ऑफ R, कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन D2। ये इस अक्रिया के लिए क्या हो गया, ताक्षणिक वेग व्यंजक हो गया। बस हमने यहाँ पर RINST इनस्टेशियस नहीं लिखा है, ठीक है, उसको रहने दें, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब इसी अक्रिया के लिए अगर हम यहाँ पर कहें कि आपसे जो है वेग व्यंजक लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, R बराबर, R पहले ही लगा है तो R नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 1, R की पावर 1, ठीक है। 1 चाहे हम लगाएं चाहे ना लगाएं एक ही बात है। तो यहाँ पर हम इस 1 को हटा दे रहे हैं, क्योंकि अगले स्टेप में अगर हम 1 नहीं हटाएंगे तो फिर 1 हटाने के लिए फिर हमें यहाँ से अगला स्टेप बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लगा हुआ है, बस हमको वो 1 दिख नहीं रहा, घात दिख नहीं रही, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहले हमने लिखा इस अक्रिया के लिए ताक्षणिक वेग व्यंजक, फिर इसी अक्रिया के लिए वेग व्यंजक, दोनों को हमने जोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे और इस माइनस को और इस dt को इस साइड ले आएंगे और यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ R उठा के यहाँ पर ले आएंगे। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, R बराबर माइनस तो उधर चला जाएगा, तो d कंसंट्रेशन ऑफ R
अपॉन और ये आर इधर आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक, बराबर माइनस इधर आ गया के इनटू और यहाँ पर इसके साथ आके लग गया डी टी, ठीक। तो हमने यहाँ पे ये क्या कर दिया बच्चों, पश्चांतरण कर दिया है, ठीक है। माइनस को और डी टी को इस साइड ले आए हम, राइट साइड ले आए, और राइट साइड से कंसंट्रेशन ऑफ आर को उठा के यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है, ठीक। अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे, जो हमने कल किया था अब हम करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा यहाँ पर। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब हम बच्चों दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, ठीक है, करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों का अब हम समाकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हम बता रहे हैं कि जो बच्चे, वही वाली बात, जो बच्चे मैथ ग्रुप के हैं चाहे बायो ग्रुप के हैं, समाकलन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैथ ग्रुप के बच्चे हैं तो वो पढ़ते हैं। बायो ग्रुप वाले बच्चे और प्लस मैथ ग्रुप वाले बच्चे बस याद कर लें, इसके लिए कुछ नहीं। इसका जब हम समाकलन बच्चों करेंगे तो समाकलन आएगा नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर, इस हिस्से का जब हम समाकलन करेंगे तो ये आएगा, बराबर इसका जब समाकलन करेंगे तो आएगा माइनस के टी प्लस आई, तो जब हम इस वाले पक्ष का समाकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर, इस वाले पक्ष का करेंगे तो माइनस के टी प्लस आई हमको प्राप्त होगा, ठीक। इतना जो है आप याद कर लें, आपके लिए यही सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलें, अच्छा अब बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने समीकरण निकाला है इसको आप नाम दे दें समीकरण नंबर 1, और जहाँ पर आई तो आप जानते ही हैं, आई हमने कल भी बताया था कि यहाँ पर आई क्या है बच्चों, यहाँ पर जो आई है वो समाकलन स्थिरांक है। आई बच्चों क्या है, यहाँ पर समाकलन स्थिरांक यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, समाकलन स्थिरांक है। तो आई यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। चलें, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे क्या करना है बच्चों, हम मानेंगे कि जब ये क्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, ठीक है, माना जब ये क्रिया प्रारंभ हुई थी यानी कि समय t बराबर 0 था, तब अभिकारक की जो सांद्रता थी वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता जो उसकी होगी वो कितनी होगी, मतलब R0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बच्चों मान लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, देखो इस बात को थोड़ा हम और ऊपर लिख दें, यहाँ पर चलो यहीं पे लिखे दे रहे हैं, माना कि, ठीक है, माना कि t बराबर 0 मान लेंगे, ये कब, जब क्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, ठीक। तब इस कंडीशन में हम मानेंगे कि जो अभिकारक की जो सांद्रता थी वो कितनी थी, कंसंट्रेशन ऑफ R 0 थी, कंसंट्रेशन ऑफ R 0 थी। अब इन वैल्यूज को उठा के हम इसके मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में इनकी वैल्यू रख दें, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये मान उठा के हम अपने समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझते रहना। तो देखो t बराबर हमें 0 रखना है, तो हम यहाँ पे वही समीकरण लिए ले रहे हैं कि नेचुरल लॉग, और यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ RO बराबर माइनस के, और t की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे और प्लस यहाँ पर हो जाएगा i, ठीक है। तो ये हमने देखो बच्चों क्या किया कि यहाँ पर समीकरण 1 में कंसंट्रेशन ऑफ R और t की वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, तो हमको ये वाला जो है वैल्यूज, ये वाला समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, I की वैल्यू को निकाल लेंगे, इतने का ये जो पूरा मान है, ये जो पूरा मान है ये हो जाएगा 0,
कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमको i की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, i की वैल्यू हमको यहाँ से बच्चों मिल जाएगी। तो उस i की वैल्यू को यहाँ पर हम लिख रहे हैं i बराबर नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ RO, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ RO। तो यहाँ से हमको i की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस i की वैल्यू को उठा के फिर हम अपने समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये करेंगे कि i का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे हम, ठीक है। तो चले भाई रखें, समीकरण 1 क्या था हमारा, वही वाला समीकरण लेंगे कि नेचुरल लॉग बराबर कंसंट्रेशन ऑफ R बराबर -K, ठीक है, -KT, और i की वैल्यू को क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ RO। तो ये हमने किया कि ये जो i की वैल्यू थी ये हमने अपने इस समीकरण इसमें रखना है, इसमें मत रख देना, समीकरण 1 में इसमें रखने पर, ठीक है। यहाँ तक हम चले आए अब, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अब आगे क्या करेंगे। तो आगे जब हमने समीकरण की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, तो अब हम देखो बच्चों क्या करेंगे, इस KT को यहाँ ले आएंगे। ये जो KT है ये इधर आ जाएगा, तो माइनस वाला पहली बार तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। KT बराबर, इसको जो है ऐसा ही रहने दो, नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ RO, और ये यहाँ पर ये प्लस का है तो ये यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R, ये हमको इतना प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलें, अच्छा यहाँ तक अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम ये हिस्सा हटा दें, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक, यहाँ तक लिखने के बाद ये यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है सीधे, फिर यहाँ के बाद फिर आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा देखें, तो अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके आगे अपनी जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर लघु गुणक का एक नियम लग जाएगा, लघु गुणक के नियम से, यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं लघु गुणक के नियम से, यहाँ पर लघु गुणक का नियम लगेगा। मैथ वाले जो बच्चे हैं वो इस बात को समझ पा रहे हैं, लघु गुणक नियम से। लघु गुणक का जब यहाँ पर बच्चों नियम लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो है इस तरीके से, जब बटे में वैल्यू होती है लॉग में, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा KT बराबर नेचुरल लॉग RO कंसंट्रेशन ऑफ RO अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R, इस तरीके से इसको लिख दिया जाएगा। ये लघु गुणक के नियम से हुआ है, ठीक है। ये कैसे हुआ है बच्चों, लघु गुणक के नियम से ऐसा हुआ है। जो बच्चे मैथ ग्रुप के हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जब वैल्यू इस तरीके से होती है कि लॉग, जैसे यहाँ पर इसको ऐसे समझ लें, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू ऐसी है, लॉग है और यहाँ पर है A, ठीक है, और यहाँ पर है ये लॉग और यहाँ पर है ये B। जब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये ऐसा असल में हो जाता है, ये दोनों वैल्यूज बटे में चली जाएंगी, ये ऐसे करके। ये रूल होता है लघु गुणक का, ठीक है। मैथ वाले जो बच्चे हैं उसको समझ रहे होंगे, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। इसको A और B की जगह यहाँ पे ये वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक। चलें, अच्छा अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा बच्चों नेचुरल लॉग है, इस नेचुरल लॉग को हम बदलेंगे log 10 बेस में। log 10 बेस में जब हम बदलेंगे तो यहाँ पर ये ध्यान रखो कि नेचुरल log 10 को, नेचुरल लॉग को अगर हमें log 10 बेस में बदलना है तो इसका हमें गुणा करना होगा 2.303 इंटू log 10 बेस। log 10 बेस इज डायरेक्टली मतलब इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये मान के चलें, ठीक है। मतलब इतने की वैल्यू और इतने की वैल्यू दोनों की बराबर होती है, सामान्य शब्दों में ये समझें।
इतने की वैल्यू और नेचुरल लॉग की वैल्यू ये बराबर होगी। तो इसलिए अब समीकरण में हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग की जगह ये इतना रख देंगे पूरा उठा के, ठीक है। तो चलिए अच्छा अब हम यही करते हैं कि नेचुरल लॉग को लॉग 10 बेस में बदलने पर जब हम इसमें बदल देंगे तो हमको मिलेगा KT बराबर 2.303 इंटू लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ RO अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R, ये हमको मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमको ये वैल्यू हमको मिलेगी जब हम इसको इसमें बदल देंगे। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसमें बच्चों कुछ नहीं करेंगे, हमारा डेरिवेशन लगभग हो गया है। इसमें हम K की वैल्यू निकाल लेंगे। उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो K बराबर 2.303 अपॉन T, इस T को यहाँ ले आएंगे, इंटू लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ RO अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R। बस ये है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। इसको डिब्बे में बंद कर लें और अपने घर पे ले जाएं, ठीक है। यही है समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जिसके लिए अभी हम दुनिया भरे का जो ताम झाम कर रहे थे, पूरा समय इसमें लगाया है, इसको समझा है। इसी समीकरण को प्राप्त करने के लिए हम ये कर रहे थे, इसकी प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, आगे बात समझ। ये समीकरण जो है आंकिक प्रश्नों में इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। इसको डिब्बे में बंद कर लें, ये हमारे आगे काम में आएगा, ठीक। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात बाकी आप ये तो जानते ही हैं, यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख लेना के क्या है, के यहाँ पर क्या है लिखेंगे नहीं क्योंकि हम बता चुके हैं। के यहाँ पर वेग स्थिरांक है, टी यहाँ पर समय है, और आर क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और ये आर क्या है, तो टी समय पश्चात अभिकारक की बची हुई सांद्रता। तो ये पहले से ही जानते हैं, शून्य कोटि की क्रिया में सब हमने बता दिया है। तो इसको यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मालूम तो है ही हमें ऑलरेडी पहले से, ठीक है। चलें अच्छा जो है अब इसमें थोड़ा एक स्टेप हम और चलेंगे आगे। अभी स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें एक स्टेप हम आगे और चलते हैं आगे, ठीक है। उस स्टेप को थोड़ा आप और जान लो। जैसे मान के चलो कि जो प्रारंभिक सांद्रता है, यहाँ पर हम मानेंगे कि अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है, माना कि RO बराबर A, ठीक। तब क्या होगा, तब जो है जो R निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ R जो निकलेगी T समय पश्चात, वो कैसे निकलेगी, A माइनस एक्स करके आएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के आप इस फार्मूले में रख दीजिए तो एक नया फार्मूला मिल जाएगा, वो होगा परसेंटेज का फार्मूला, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं और लेते हैं। खैर हम तो ऐसे ही क्वेश्चन करा देते हैं, इसी फार्मूले को यूज करके इसको इस्तेमाल ही नहीं लेते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमारे हिसाब से, ठीक। लेकिन ये भी लिख लें तो अच्छा रहेगा, इनटू लॉग बेस 10, और RO की जगह बच्चों में यहाँ पर क्या रख देंगे, A डिवाइडेड बाई R की जगह A माइनस एक्स। तो ये हमको जो है एक समीकरण ये प्राप्त हो गया, ठीक है। ये फार्मूला तब इस्तेमाल में लेते हैं जब हमें क्वेश्चन में अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता और बची हुई सांद्रता नहीं दे रखी होती है, ठीक है, तब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल में लेते हैं। और जब क्वेश्चन में दे रखी होती है कि अभिकारक की सांद्रता इतनी है मोल लीटर इनवर्स और बची हुई इतनी है, मतलब जो है मोल लीटर इनवर्स में, तो हम ये वाला फार्मूला यूज में लेते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा इसके आगे ये एक्सटेंड कर दें, थोड़ा बढ़ा दें, ठीक। चलें अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों हो गया हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड परीक्षा में आपसे जब पूछा जाएगा तो या तो आपसे शून्य कोटि की अभिक्रिया का पूछा जाएगा या प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछा जाएगा, एक ही पूछा जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे पेपर में।
आपको तैयार दोनों करने हैं, ठीक है, प्रथम कोटि का भी द्वितीय कोटि का। एक का तैयार कर ले, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन करना है, बाद बाकी सब वैसा ही है, ठीक है। लगभग 90% एक जैसे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा log 10 आ जाता है, शून्य कोटि की क्रिया में log 10 नहीं आता है, बस ये है, ठीक। चलें, अच्छा, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, अब देखते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। वीडियो को हमने पॉज किया है ताकि समय को थोड़ा जो है रोका जा सके, मतलब बचाया जा सके। तो देखो यहाँ पर हमने जो है ऑलरेडी पहले से ग्राफ बना लिया है, इस ग्राफ को समझते हैं। एक ग्राफ हम यहाँ पे बना रहे हैं, परीक्षा में इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो किसके मध्य खींचेंगे, log 10 r और समय t के बीच। यहाँ पे log 10 r को हम ले लेंगे x एक्सिस पर और समय को ले लेंगे y एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर लेने के बाद जब हम ये ग्राफ खींचेंगे तो जैसे जैसे समय आगे की तरफ प्रोसीड करेगा वैसे वैसे इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता होगी वो अपने पॉइंट से नीचे लगातार गिरती चली जाएगी। तो इसका जो ढाल होगा वो k/2.3003 को डिनोट करेगा, प्रदर्शित करेगा। और ये जो अंतःखंड होगा, यानी कि यहाँ से ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, ये पूरा जो एरिया है, लंबवत एरिया है, इसको कहते हैं अंतःखंड। ये अंतःखंड प्रदर्शित करता है log 10 कंसंट्रेशन ऑफ R0 को, यानी कि अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता को। कि यहाँ से ये पूरा जो है आयता फिर लगातार धीरे धीरे जो है गिरता चला जा रहा है। चलिए, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ग्राफ को बस इतना ही समझ लेना है, इतना ही जो है आपको बनाना है, और कुछ नहीं है ज़्यादातर इस ग्राफ में, ठीक। चलिए, अच्छा, अब हम देखते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल, यानी कि इस अपक्रिया के लिए भी हम देखेंगे अर्धायु काल। जैसे हमने उस अपक्रिया के लिए अर्धायु काल निकाला था वैसे ही इसके लिए भी निकालेंगे। तो अर्धायु काल बच्चे समझ रहे हो किसे कहते हैं? अर्धायु काल हमने कल बताया था कि अर्धायु काल वह समय है जिस पर कोई अपक्रिया आधी यानी कि 50% पूरी हो चुकी होती है। या हम कह सकते हैं कि इस अर्धायु काल वाली पीरियड में अभिकारक की जो सांद्रता है वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का हाफ रह गई होगी, ठीक है। तो इसी बात को हम लागू करते हुए क्या है समीकरण में अपनी वैल्यूज को रखेंगे। देखें सभी बच्चे, यहाँ पर अर्धआयु काल वाले जो है प्रथम कोटि के क्रिया के समीकरण का निगमन करेंगे। समझो, मान लेते हैं कि माना समय हम लेंगे यहाँ पर टी हाफ, समय हम बच्चों कितना लेंगे यहाँ पर टी हाफ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अर्धायु काल निकालेंगे। जब हम समय यहाँ पर टी हाफ लेंगे बच्चों जो है, तो इस टी हाफ पर जो सांद्रता होगी अभिकारक की वो कितनी रह गई होगी? अब उसकी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह गई होगी। यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे कि RO/2, यानी कि हाफ समय पर जब अपक्रिया 50% पूरी हो चुकी है तो अभिकारक की जो सांद्रता है वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह गई, यानी कि 1/2 रह गई कि नहीं रह गई। तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब हम यही मान क्या करेंगे, यही मान अब हम रखेंगे समीकरण में, यही मान वेग समीकरण में रखने पर, वेग समीकरण में रखने पर इन मानों को उठा के हम क्या करेंगे, वेग समीकरण में रखेंगे। वेग समीकरण बच्चों अभी हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था k बराबर 2.303/2t इंटू log base 10 RO, कंसंट्रेशन ऑफ RO और कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक। इसमें रखेंगे मान t बराबर यहाँ पे t हाफ रख देंगे, R की वैल्यू यहाँ पर ये रखेंगे। चलिए आइए रखते हैं। तो देखो भाई, k बराबर 2.303/t की जगह t हाफ रखेंगे, यानी कि t 1/2 t हाफ, ठीक, इंटू log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ RO अपॉन, और R की जगह हम ये रखेंगे यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ RO/2, ठीक। तो ये हमने रख दिया।
अब बच्चों देखो इसमें क्या होगा मालूम है, ये जो है ये ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाई दे रहे हैं, पूरा हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। RO इंटू 2 अपॉन नीचे क्या रह जाएगा, RO रह जाएगा। ठीक, ये मिलेगा। जब आप केवल इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी। फिर यहाँ से ये और ये कट जाएगा तो कुल मिला के हमारे इतने का आंसर मिलेगा 2। वो जो 2 मिलेगा वो इसकी यहाँ पे घात लग जाएगा, आई बात समझ में, वो इसके यहाँ पर घात के रूप में लग जाएगा। तो अगर आप ये स्टेप इसमें जो है दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, अन्यथा कैसे ये लगेगा वो हमने बता दिया। अन्यथा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इतने को हमने सॉल्व कर लिया, कितना आया 2। ये log बेस 10 की घात बन जाएगा, यानी कि log बेस 10 की घात 2। ठीक है, चलिए अच्छा, तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखें k बराबर 2.303 अपॉन T1/2 इंटू log बेस 10 की घात 2। ये हमने यहाँ पर क्या लगा दी बच्चों, घात लगा दी, क्योंकि इतने को सॉल्व करने पे हमको ये 2 मिलेगा। ठीक, अब इसका मान हमें पता होना चाहिए, इसका मान हमें पता होना चाहिए। चूँकि हम जानते हैं कि जो log बेस 10 की घात, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, याद करना आप भी जो है, क्योंकि हमें भी देखना पड़ता है, क्योंकि कई सारे मान हैं इसमें, वैल्यूज़ हैं। इसका मान होता है 0.3010। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमें इसका जो है वैल्यू, इसको उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। तो k बराबर 2.303 अपॉन T½ इंटू, ये log 10 की जगह रखेंगे तो ये इंटू में हो जाएगा 0.3010। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो जब आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखें क्या मिलेगा हमें मिलेगा 0.693 डिवाइडेड बाई T½ ये हमको मिलेगा। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, बाद बाकी हमने वैसे ही लिख दिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी T½ की वैल्यू निकाल लेंगे। T½ इधर ले आएंगे, k इधर ले आएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, यही कर रहे हैं। T1/2 बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई k। ये हो गया हमारा प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण, वो समीकरण जिसको हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज में लेंगे। ठीक है, अर्धायुकाल का समीकरण हो गया। ठीक, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया अर्धायुकाल का प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण। इसको हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज में लेंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तो इस फार्मूले को हमें इस्तेमाल में लिया जाएगा। ठीक है, इससे हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो, एक तो ये वाला फार्मूला भी यूज में ले सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में केवल जो है अर्धायुकाल दे रखा हो, हमसे वेग स्थिरांक पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब हमें जो है वेग स्थिरांक देकर जो है अर्धायुकाल पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो दोनों फार्मूले हम यूज में लेंगे। चलें अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा, तो ये भी हो गया है। ठीक है, अब देख लो अर्धायुकाल T½ और प्रारंभिक सांद्रता RO के मध्य ग्राफ। तो इसका ग्राफ तो बहुत ही सरल है। ठीक है, इसको तो हम बनाए देते हैं यहाँ पर। ठीक, y एक्सिस और x एक्सिस, तो यहाँ पर हम अर्धायुकाल और प्रारंभिक सांद्रता को लेंगे। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता को हम यहाँ पर लेंगे y एक्सिस पर। किस पे लेंगे बच्चों, y एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम y एक्सिस पर लेंगे प्रारंभिक सांद्रता को इस साइड। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेंगे x एक्सिस पर T½ को, यानी कि T1/2। तो यहाँ पर हम ले लेंगे T½ को। ठीक,
अब देखो इसमें क्या होगा, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो इसका जो ग्राफ बनता है बड़ा ही यूनिक बनता है। इसका जो ग्राफ बनता है अर्धायु काल के लिए वो एक सीधी रेखा के रूप में हमको प्राप्त होता है, सीधी रेखा के रूप में हमको प्राप्त होता है, यानी कि एक क्षैतिज रेखा हमको प्राप्त होती है, एक समानांतर रेखा अर्धायु काल की हमको प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे अभिकारक की जो सांद्रता होगी, अभिकारक अणुओं की जो प्रारंभिक सांद्रता होगी वो आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है घटती चली जाएगी। तो अभिकारक की सांद्रता के घटने के साथ साथ अर्धायु काल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल अभिकारकों की सांद्रता से निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती है। तो इस बात को नोट करके यहाँ पर बच्चों लिख लो, इस बात को हम यहाँ पर लिखाए दे रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके लिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल यानी कि T1/2 अभिकारकों की सांद्रता पर, इस बात को आगे अभी हम इसकी विशेषताओं में भी पढ़ेंगे, लेकिन ग्राफ के नीचे ये बात लिख देना, अभिकारकों की सांद्रता पर, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अगर ये निर्भर करता तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ, यानी कि हमको जो है तिरछी लाइन ऐसी प्राप्त होती, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसकी सांद्रता घट रही है, अपनी प्रारंभिक सांद्रता की, क्रिया लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे अर्धायु काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है। तो ये नोट करके ये ग्राफ बना दें और ये नोट करके ये लाइन लिख दें, ठीक है। इसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, ठीक है। अब आ जाए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण या इसकी विशेषताएं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अभी तक जो भी हमने इसमें पढ़ा है तो वो पॉइंट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं एक ही जगह। देखो, पहली बात तो ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के सीधे समानुपाती होता है, यानी कि परिभाषित भी हमने इसी टाइप से किया था। यही इसकी एक विशेषता है कि R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 1, ठीक है। इसका एक मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखें कि यदि अभिकारक की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता अगर हम दोगुना कर दें तो अभिक्रिया का वेग भी दोगुना हो जाता है, अभिक्रिया का वेग भी दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका पॉइंट है। इसका वेग स्थिरांक, इसके वेग स्थिरांक का जो मात्रक है, जो इकाई है, वो सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको हमने निकलवाना भी सिखाया है कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जिन बच्चों ने निकालना नहीं जानते हो पहले वाला वीडियो देखिए, मोल प्रति लीटर इसे करके बताया ताकि घात 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो 1 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये यहाँ पर हमको मिलेगा मोल प्रति लीटर की घात 0 और इंटू सेकेंड इनवर्स, ये पूरा 0 ही है तो केवल हम इसको लिख देते हैं या तो सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगला फीचर देखें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल या T50 अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता R0 पर निर्भर नहीं करता है। जो अभी हमने ग्राफ बनाया था उसमें नोट करके जो बात हमने लिखाई थी वो हमने यही बात लिखाई है, ठीक है। तब तो हमने जो ग्राफ बनाया है उसमें हमें ऐसी सीधी रेखा मिली थी, तो सीधी रेखा क्यों मिली थी, इसी वजह से हमको मिली थी, ठीक है। अगला देखें, ये अभिक्रियाएं कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती,
कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती हैं। किसी अभिकारक की सांद्रता शून्य होने में अनंत समय लगता है, इनफाइनाइट समय लगता है। इस बात को आप ऐसे समझ लें जैसे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल, हमने बताया है कि जितनी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो क्रियाएं हैं, जैसे रेडियम का भी विघटन बताया था, तो वो क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होती रहती हैं। ठीक है, रेडियम जो अभिकारक है उसमें अथाह अभिकारक होगा, जितना अभिकारक होगा वो धीरे 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 करके स्लो डाउन करके समाप्त होता रहेगा, लेकिन अक्रिया कभी पूरी नहीं होगी। यानी कि शून्य होने में अनंत समय लगता है, इनफाइनाइट टाइम ऑफ पीरियड लगता है। ठीक, चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर कॉपी पे नोट डाउन करें। चलें, अच्छा तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही पढ़ना था। एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने शुरुआत की थी यहाँ से, जिसमें हमने जाना कि प्रथम कोटि की अपक्रिया की परिभाषा को जाना कि प्रथम कोटि की अपक्रिया हम किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमने इसके 3 उदाहरण जाने, बेहतरीन उदाहरण जाने, एक रेडियम का क्षय, दूसरा एथीन का या एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन। उसके बाद हमने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलन वेग समीकरण का निगमन किया। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने जाना ग्राफीय निरूपण, इसका एक हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, फिर हमने जाना शून्य को प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल वाला समीकरण, उसको भी हमने ड्राइव किया कि कैसे उसको व्युत्पन्न करते हैं। फिर अर्धायुकाल और प्रारंभिक सांद्रता के बीच हमने एक ग्राफ बनाया। इतना आज हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने प्रथम कोटि की अपक्रिया के प्रमुख लक्षणों के बारे में जाना। ठीक है, चलें, अच्छा आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। कल की क्लास और भी बेहतरीन होने वाली है, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी कल की क्लास। क्यों? कल की क्लास में हम प्रथम कोटि की अपक्रिया से बनने वाले 5 टाइप के, टोटल 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, जिन्हें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो कल की क्लास को जरूर विजिट करें। ठीक है, प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहें, जो भी हमने बता दिया है लगातार अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करते रहें। कोई भी क्वारीज है, ठीक है, तो उस क्वारीज को अपने जो है, कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।